बच्चों आज हम डे 3 में तीसरा वीडियो लेके आ गए आप लोगों के साथ। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए। ये आज जो है बिहार बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन हम 31 से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। 30 तक हम वीडियो 1 और वीडियो 2 में यानी डे 1 और डे 2 में बता चुके हैं आप लोगों को। तो जो आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो आगे आज पहला क्वेश्चन जो होगा वो 31 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं हमको वो फटाफट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। आज हम बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहे हैं और एक बार देखेंगे तो आप मान लीजिए कि आप उसको कभी भी ना भूलेंगे। तो बहुत ही इजी, बहुत ही कम टाइम में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यही फर्स्ट क्वेश्चन आज का 31 नंबर है जो यहां से हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। आपको बोल रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट का सीरीज है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है। तो 4f में इंटर करने वाला वो सारा एलिमेंट किसका होगा, लेंथेनाइट सीरीज का। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो हम आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दें कि एफ ब्लॉक में जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज होता है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टेनाइट। तो एक्टेनाइट का सारा एलिमेंट जो है वो 5f में इंटर करता है, जबकि लेंथेनाइट का सारा एलिमेंट 4f में इंटर करेगा। और इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो रहा है, लेंथेनाइट, जिसमें कहां से कहां तक, सेरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक एलिमेंट पाया जाता है। और इसका सभी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में फील्ड करता है और इसी वजह से ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, लेंथेनाइट। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हम इसको सही कर दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, PION। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। देखिए यहां भी छूट गया है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर चला जाएगा इस प्रकार से। अब कहता है समझिएगा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इस कंपाउंड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पैरामैग्नेट, यानी आपको सिंपली बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर उसी को हम लोग बोलते हैं, वही स्पीसीज हो जाएगा जिसका जो ये सेंट्रल मेटल आयन होता है उसमें एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका हो जाता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट, या सभी बोले सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहेगा, पेयर्ड में रहेगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें से सेंट्रल मेटल आयन का एलिमेंट जो है वो अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, उसका रूल हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो निकेल जैसे है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मान लिए, और इस CO का होता है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, निकेल का यहाँ पर 0, यानी कुछ भी नहीं होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकेल का। तो आपको पता है आर्गन, आर्गन लिख दिए तो 18 तक एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, 18 ऐसे ही हो गया। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4s2 और 3d8। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 28, तो ये 28 तक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस पे +2 +1 चार्ज रहता तो उतना इलेक्ट्रॉन 4 से क्या हो जाता, निकल जाता, निकाल देते। लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं, इसीलिए इतना हम लोग लिख लिए। अब इसका हम लोग d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 3d का 4s में लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और 3d में d सब सेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा तब पेयरिंग होगा। ये 3D का। अब देखिए आपको लग रहा है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, हाँ, लेकिन ये जो लिगेंड्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये भी लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये भी लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये लिगेंड्स है वीक फील्ड लिगेंड्स। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े होंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये सभी को पेयरिंग कर देता है, और सभी को पेयर जब कर देगा तो हम लोग देखते हैं कि अनपेयर्ड इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये आपका जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सभी को ये इसमें आ गया पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, यानी ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। इस प्रकार से हम लोग बी नंबर देखें पहले, तो बी नंबर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर से निकलेगा x, और इसका होता है -1। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस -1, और 4 स्पीसीज है इसमें, तो -4 -1 इंटू 4 इक्वल टू -2 चार्ज है तो बराबर -2, तो इसी को हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -2 और +4, यानी कितना +2, यानी निकेल जो है इसमें किस फॉर्म में है 2+। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हाँ 4s, यहाँ पर 2 होना चाहिए था लेकिन 2 है तो इसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आउटर मोस्ट शेल वाला ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर 3d8 हो जाएगा, हाँ यहाँ से जैसे है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका 2+ चार्ज है 3d8, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, देखिए ऐसे ही 8 भराएगा और ये फिर सभी इसमें भी पेयरिंग हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर का। हाँ, अब हम लोग इसका देखेंगे तो निकेल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग इसका निकालेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखें, तो निकेल का हम लोग मान लेंगे x, और क्लोरीन का कितना होता है -1, तो -1 और 4 एटम क्लोरीन है तो इंटू 4, और पूरे पे -2 चार्ज है तो -2, x -4 इक्वल टू -2, x बराबर -2 + 4, यानी x बराबर कितना हो गया +2, यानी यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का कितना हो जा रहा है +2, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही लिखाएगा। क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम पहले हटा दे रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जा रहा है +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी हम लोग इसका लिखेंगे 2+ आयन का, तो क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको बताते थे डी ऑर्बिटल में, एस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखिए वीक फील्ड लिगेंड से इसको पेयरिंग नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए ये कोबाल्ट होगा, ये क्या होगा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट है, इस पे 3+ चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये कितना हो जाए, इसका तो 0 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x और +0 इंटू 6 अब बराबर +3, यानी कितना x बराबर +3, यानी कोबाल्ट का कितना आ रहा है +3। अब कोबाल्ट का देखिए आप +3 आ रहा है तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर्गन, इसका 27 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 4s2 के जगह 4s0 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, यहाँ 3d7 के जगह कितना 6, यानी 6 है तो 3d में हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो इसको भी देखिए सबको पेयर कर देगा, और सब जब पेयर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 सभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाएगा और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी ये भी डायमैग्नेटिक। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है कि डायमैग्नेटिक नेचर का है। क्लियर है, इसीलिए हम सभी को बारी बारी से बताएं ताकि आप एक से ज्यादा कंपाउंड के बारे में निकाल के समझ सकते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34, Which of the following act both as oxidizing as well as reducing agent? आपको कहता है कि कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा बिहेव कर सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है सिर्फ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा सिर्फ बिहेव कर सकता है, और कौन दोनों कर सकता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर से डायरेक्ट रिलेशन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे? तो जो कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम का सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना? -2। इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना? +6। जैसे अभी निकाले थे वैसे ही सबका निकालते हैं। इसका हो जाएगा +4 और इसका हो जाएगा +6। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन का अपोजिट, हाँ 3 ऑक्सीजन का -6 तो सल्फर का +6। इसका निकालेंगे हाइड्रोजन का +1, 2 एटम हाइड्रोजन है तो इंटू 2 कर दिए। सल्फर का निकालना है तो x मान लिए, और ऑक्सीजन का -2 है, 4 एटम ऑक्सीजन है तो इंटू 4 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा +6। इसी तरह से सबका निकालेंगे। हाँ, तो आप देखेंगे कि कैसे जानेंगे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है कि मैक्सिमम। तो हम आपको बता दें कि नन मेटल के लिए, यहाँ सल्फर चूंकि नन मेटल है, तो नन मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है वो कितना होता है? तो वो होता है ग्रुप नंबर, जो ग्रुप नंबर, जिस ग्रुप नंबर से एलिमेंट आता है, ग्रुप नंबर -8, ये मिनिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम होता है ग्रुप नंबर के बराबर। मैक्सिमम कितना होता है? ग्रुप नंबर के बराबर। तो आप यहाँ पर देखें कि मिनिमम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो सल्फर 6 ग्रुप में है तो ये 6 - 8 कितना हो जाएगा? -2, और ग्रुप नंबर इसका होता है 6, यानी सल्फर का रेंज ऑक्सीडेशन नंबर का, हाँ तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो हो जाएगा -2 टू +6। यही। अब आप समझिए कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट नहीं सकता, और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट नहीं सकता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं कर सकता। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, वो किसके जैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा जैसा बिहेव करेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, और जिसका दोनों कर सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा बिहेव कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। हाँ, इस तरह का कोई भी आपको दूसरा कंपाउंड भी दे सकता है ऐसा क्वेश्चन में, तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए इसका मिनिमम है -2, तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है, यानी ये सिर्फ किसी को रिड्यूस करा सकता है, हाँ ये ऑक्सीडाइज किसी को नहीं करा सकता। ये +6 है, इसका क्या हो सकता है? बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम है +6, तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है, ये किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा। डी नंबर में भी मैक्सिमम है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर सकता है, और यहाँ पर देखिए +4 है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, यानी ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और इसीलिए जब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किसी को ऑक्सीडाइज भी करा सकता है और किसी को रिड्यूस भी करा सकता है। इसीलिए ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा बिहेव करेगा, और इस वजह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड? आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज कलर्ड होगा। तो कलर्ड स्पीसीज हम लोग जानते हैं, ऐसे स्पीसीज के बारे में इसमें जानते हैं जो सनलाइट या एनर्जी के प्रेजेंस में, सनलाइट या एनर्जी के प्रेजेंस में क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करके इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के वजह से ही ये कलर को प्रोड्यूस करता है। और आपको बता दें इसमें से NO2 करता है, NO2 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ NO3 के जगह NO2 कर देते हैं, इसमें से NO2 होना चाहिए, आंसर कौन सा हो जाएगा? NO2। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर को इसमें से प्रोड्यूस कर सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में से और अमोनिया में से, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। तो इसे बता दें इसमें कलर को क्या करेगा?
अब लाइट को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, जिसके वजह से ये कलर को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका NO2। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। अब समझिएगा इसका भी कॉन्सेप्ट, इसमें कह रहा है कौन सा आयन इसमें से कलरलेस होगा। तो कलरलेस और कलर्ड, पहले ये जानेंगे कैसे हम लोग समझेंगे। तो जो कलरलेस होता है उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग में, सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होगा, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। हाँ, पेयरिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। और जो कलर्ड होता है, कलर्ड स्पीसीज जो होगा उसमें एक ना एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये आपको पहले ये समझना है कि कलरलेस कैसे जानेंगे और कलर कैसे। तो जो कलरलेस होगा उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग में। और जो कलर्ड होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक ना एक अनपेयर्ड। फिर हम इसमें कैसे निकाल पाएंगे कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर का हम लोग लिखेंगे, कॉपर प्लस आयन का लिखेंगे 29 एटॉमिक नंबर, आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 4s। यहाँ पर देखिएगा ये 4s2 होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन होता है 4s1 और 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और d10 है तो आपको पता है d में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल में सभी में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इस तरह से देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएगा, हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। हाँ, तो ये आपका सभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी यही आपका कलरलेस होगा। आंसर कौन सा होना चाहिए, ए। हालांकि इस सबको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये कोबाल्ट 2+ आयन है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और 2+ चार्ज है तो क्या हो जाएगा, आर्गन। और ये क्या हो जाएगा 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d7। तो देखिए 7 है, आप कैसे भी आप डाल दीजिए अनपेयर्ड तो रहेगा ही, चूंकि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। निकेल 2+ आयन, ये निकेल 2+ आयन है, एटॉमिक नंबर इसका 28 होता है, आर्गन 4s0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे, और 3d8। अब 3d8 है, एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएगा। हाँ, 3d8 पेयर्ड है अनपेयर्ड, वो देखने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग सब में इंटर करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन तक, 5 6 7 8। देखिए इसमें तो पेयरिंग कराएगा नहीं, चूंकि इसमें तो कोई लिगेंड्स है नहीं इसका, तो अनपेयर्ड रह जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। और उसी तरह से आयरन है 26, 3+ इस पे क्या है, चार्ज है, कितना है चार्ज, 3+ चार्ज है, आयरन 3+, 26 एटॉमिक नंबर। तो आर्गन 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो 6 के जगह पे कितना हो जाएगा 5। अब 5 है तो आप समझ सकते हैं ऑड नंबर में अनपेयर्ड होगा ही, यानी ये तीनों अनपेयर्ड वाला है, ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार से इसके जगह पे कोई और भी अगर ऑप्शन दे दे कोई स्पीसीज का तो आप कलरलेस और कलर्ड को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आगे देखेंगे 37। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऑप्शन में कौन कौन सा, आयरन, टिन, कॉपर, Hg। देखिए अब इसमें देखिए, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी, ऑप्शन में क्या किया है कि आपको टिन और मरकरी दोनों दे दिया है। इस प्रकार से देखेंगे तो दोनों आंसर हो सकता है, समझिएगा कैसे। पहले तो टिन आपको बता दे ये डी ब्लॉक में नहीं है, ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, तो ये ऐसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब इसमें देखिए ये डी ब्लॉक में है, ये डी ब्लॉक में है, तो बहुत सारा लोग जानता है ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं, हाँ all transition element are d block but all d block element are not transition element। कहने का मतलब सभी डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अब कई लोग जानते हैं, हम तो यही पढ़े हैं कि सभी डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ऐसा सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे लास्ट ग्रुप है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो सबसे लास्ट ग्रुप है
3B से स्टार्ट होता है और यहाँ 2B जिसमें आप क्या क्या देखते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यही मरकरी है। अब ये जो डी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आता क्या है, NH2 NP ND10, इस प्रकार से, यानी इसका डी का सभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड रहता है। और नए क्लासिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वही कहलाएगा जिसमें सभी डी इलेक्ट्रॉन का फुलफिल ना हो, मतलब डी सबसेल जो है इलेक्ट्रॉन से फुलफिल ना हो, यानी डी इनकम्प्लीट हो। इसी को इस प्रकार से भी कहा जाता है कि जिस एलिमेंट का अल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट हो। अल्टीमेट का मतलब लास्ट और पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट। हाँ, तो आप यहाँ पर सिंपली समझिए कि जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली ना भरा हो, यानी फुलफिल्ड ना हो, और फुलफिल्ड सिर्फ 2B वाले का छोड़ के किसी का नहीं होगा, इसी का 2B वाले ग्रुप का सभी का होगा। और इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक में रहते हुए भी ये ग्रुप का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अब आप समझिए ये तो ऐसे ही नहीं है, हाँ, ये तो देश से ही बाहर है, यानी डी ब्लॉक से ही बाहर है, तो ये वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और ये देश में रहते हुए भी, कुछ लोग होता है ना कि देश में भी रह के वो देशी नहीं होता है। हाँ, उसी प्रकार से ये डी ब्लॉक में रहते हुए भी मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। और इसका रीजन बताए, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरा हुआ होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है। तो इसका आंसर ये भी होगा। तो संजोग से अगर आपको बता दे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आपको ऐसा नहीं देगा दो दो ऑप्शन वाला, यहाँ पर कुछ दे देगा आयरन या कुछ भी सिल्वर, आपको ये देगा ऑप्शन, तो इसको मारिएगा, यानी इसको सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर ये ना दे तो ये ऑलरेडी होगा ही, आपको पता ही है। हम बताए जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से इसी प्रकार से दिया है, तो हम आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38 में द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट इनर्ट गैस का एलिमेंट होता है, और इनर्ट गैस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट का NH2 और NP6, सबके लास्ट में, चूंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन सा है, बी नंबर, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट में देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में भी पूछ देता है इस क्वेश्चन को। और आपको बताए हीलियम जो एक एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में अगर इसी को लिखें -269 डिग्री सेल्सियस। आप समझिए इसी टेम्परेचर पे ये गैस बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना है। और ऐसे गैस को लिक्विड में चेंज करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। हाँ, तो आपको यही पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, तो पूरे एलिमेंट में ही सबसे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हीलियम का कम होता है, इसीलिए ये हमेशा किस में रहता है, गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 40। तो 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है 40 नंबर में, विच ऑफ द मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। कौन सा मेटल को हुप्स प्रोसेस से प्यूरिफाई होता है, मेटलर्जी में पढ़े होंगे, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ, जिसको मेटलर्जिकल ऑपरेशन बोलते हैं, कि अल्युमिनियम, प्योर अल्युमिनियम इससे निकलता है हुप्स प्रोसेस से ज्यादा प्यूरिटी वाले अल्युमिनियम को हम लोग इससे ऑब्टेंड करते हैं, यानी अल्युमिनियम मेटल को ही हम लोग हुप्स प्रोसेस से प्यूरिफाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट में देखेंगे 41 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है और पीरियड में, लेकिन इनर्ट गैस का नहीं होता है। यानी आपका इनर्ट गैस के पहले वाला ग्रुप कौन सा है, हेलोजन। हेलोजन ग्रुप इसका मैक्सिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, 7A ग्रुप, या इसी को आप बोल सकते हैं 70 ग्रुप। और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज भी करता है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर में जो एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? एफ। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 42। 42 में क्या कह रहा है? तो 42 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब आपको बताएं कि बर्थलेट खोजा था पहली बार कि इनर्ट गैस का एलिमेंट भी कंपाउंड बना सकता है, इसका भी कंपाउंड होगा। हाँ, तो उसमें से सिर्फ कौन से इनर्ट गैस का मिला था? जेनॉन का, यानी जेनॉन का ही कंपाउंड पाया गया, बाकी किसी भी इनर्ट गैस का कंपाउंड नहीं पाया जाता है। तो आप ये सब देखें, ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये जेनॉन का कंपाउंड है, ये सब एग्जिस्ट करेगा। ये नियोन का कंपाउंड है इनर्ट गैस में, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट में देखेंगे 43, क्या कह रहा है 43 में? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? अब देखिए कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है? तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। बाकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन एटम इस एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरे तरफ ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से बनाएगा, यानी HF बना सकता है, HO वाला कोई कंपाउंड बना सकता है, HN वाला कंपाउंड बना सकता है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं बना सकता। और इसका कंडीशन क्या होता है जो यही तीनों बनाता है? तो दो मेन कंडीशन होता है, एक तो स्मॉलेस्ट साइज, जिसका साइज सबसे छोटा हो, और ग्रुप में हर किसी के ग्रुप में अपना इसका साइज सबसे छोटा है क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है। और दूसरा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी बताए थे कि ग्रुप वाले में, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, और ये सभी ग्रुप का पहला एलिमेंट है, इस सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी एलिमेंट है, हाँ, और स्मॉलेस्ट साइज भी है, तो ये सब बनाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में NH3 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किस में नहीं बनाएगा? H2O में भी बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला है। HCl में देखिए नहीं बनाएगा क्योंकि Cl इसमें नहीं है, Cl नहीं बनाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। HF तो बनाएगा ही। इस प्रकार से हम लोग किसी में भी देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे 44 क्वेश्चन। 44 में देखिए क्या कहता है, दी नंबर ऑफ, यहां भी देखिए गड़बड़ है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन के जगह पे क्या हम लोग ले लेंगे? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन द इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का बोल रहा है इक्वस सॉल्यूशन में आयन कितना होगा, तोड़ देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, तोड़ना ही तो है, कौन सा इसमें हथौड़ी लगेगा तोड़ने में? हम लोग को इक्वस सॉल्यूशन में डालना है और ये अपने आप डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे डिसोसिएट करेगा? तो ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन है ये केटायन में डिसोसिएट कर जाएगा, और केटायन में यानी प्लस, और ये एनायन में 2Cl माइनस। तो अब थोड़ा जोड़िए, कितना आयन हो गया? ये एक पूरे और ये दो, यानी ओवरऑल जोड़िए तो कितना? 3। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 45, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन भले ही लास्ट हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? तो उस कंपाउंड में कौन CH3 बना ले, इसी को आइडोफॉर्म बोलेंगे। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड बना सकता है? आमतौर पे एल्डिहाइड कीटोन जो होता है, ऐसा जिस कंपाउंड में मौजूद रहता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ तो एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ ये एल्डिहाइड है और इसमें तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं देगा। अल्कोहल दे सकता है, और वो जिसमें ऐसा कंपाउंड हो वो फिर दे सकता है कौन सा? आइडोफॉर्म टेस्ट। और इसमें से ये कंपाउंड ऐसा है, यहाँ पर हम लोग ऐसे देखेंगे, ये कंपाउंड तो आ जा रहा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हाँ, और कैसे देगा? जब इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए C2H5OH, ये कंबाइन करेगा आयोडीन, 4 आयोडीन से बैलेंस कर देते हैं, और 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब बना देगा क्या? CH3
HCOONA सोडियम फॉर्मेट 5NaI प्लस 5H2O। यही देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट यही होता है। तो ऐसा सभी कंपाउंड नहीं देता है, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन वाला या ऐसा अल्कोहल वाला, और इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल ए। इस प्रकार से आप बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, या और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए? तो हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में, अभी चूंकि एग्जाम जल्द है, कम से कम टाइम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर लें, और अगर अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो और आगे चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।